हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए रागा का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे हम लोग रागा का फुल मॉक टेस्ट करेंगे, यानी कि आपकी जो 30 क्वेश्चन की रागा आती है आपके एग्ज़ाम में, वो पूरी यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखिए, मेरे साथ में आप लोग भी इसके सॉल्व करते जाइए और जो आपने स्कोर किया है वो स्कोर आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए, अगर आप लोग एयरफोर्स बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो और आपको एग्ज़ाम को फाइट करना है, तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए 23+ टारगेट रहना चाहिए। आपका 25 भी आ रहा है तो भी आप लोग जो है एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो, बस आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, तो वहाँ पे आ जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन जीके से। तो जीके में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे हैं, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, वो है अपने मध्य प्रदेश में। अब देखिए, मध्य प्रदेश की कुछ और इम्पोर्टेंट है, और जो भी है इम्पोर्टेंट वो सारे के सारे मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में टोटल अपने राष्ट्रीय उद्यान 10 हैं, लेकिन हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें देखने हैं खाली इम्पोर्टेंट। तो मध्य प्रदेश में एक है पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके बाद एक पेंच को भी याद रखें, और एक है बांधवगढ़। तो ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में हैं, तो इनको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है बिहार, तो बिहार में एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक है काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा है अपना, कहाँ पर काजीरंगा? तो असम में है, ठीक है, असम में काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद असम में एक और है, कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, ठीक है। तो इन सभी को याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो अपना कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ODI क्रिकेट में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। तो इनका जो नाम है वो कौन सी महिला है? तो वो हैं झूलन गोस्वामी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखें कि महिला जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिला खिलाड़ी जो सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं वो हैं झूलन गोस्वामी। इन्होंने 2018 में ऐसा किया था, और देखिए 2018 में किया था, और किसके खिलाफ़ किया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ किया था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़। तो इसका आंसर हो गया झूलन गोस्वामी। चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसमें बोल रहे हैं कि किस देश को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए, ये एक तरह का उपनाम है, उपनाम, इसको उपनाम कहते हैं। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है एग्जाम में। तो उसके बाद देखिए, चीनी का कटोरा तो हो गया क्यूबा, और कई भी थोड़े सारे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक तो होता है चीनी का कटोरा क्यूबा। उसके बाद अगर बात करें कि मध्यरात्रि का सूर्य, तो मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? तो मध्यरात्रि का सूर्य उसे कहते हैं किसे? नॉर्वे को, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो सूर्योदय का जो देश है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश कहा जाता है आपसे जापान, ठीक है, जापान से। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धान का कटोरा। तो धान का कटोरा अगर आपसे पूछा जाए कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, धान का कटोरा, तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है, ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि देखिए, मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग जो है उसका जवाब दें, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। चलिए अब देखेंगे आप अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि हैदराबाद में वायुसेना अकेडमी यानी कि एयरफोर्स अकेडमी
ने जनवरी 2021 में अपने अस्तित्व के कितने वर्षों को याद किया है? तो जो है ना जनवरी 2020 में, मतलब इसको बने हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? तो इसको बने हुए हो चुके हैं 50 वर्ष, ठीक है। तो जो अपनी एयरफोर्स एकेडमी है यहाँ पे आपको जो फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसका आंसर हो गया 50 वर्ष, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए बोल रहे हैं कि 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2014 में पहली भारतीय महिला मुक्केबाज थी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो वो थी अपनी मैरी कॉम। अब मैरी कॉम कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वहाँ पे दिख रहा है मैरी कॉम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। मैरी कॉम के बारे में देखिए थोड़ी सी अगर हम डिस्कशन करें तो मैरी कॉम अभी इनकी एक पुस्तक है इम्पोर्टेंट जिसका नाम है अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल। तो ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि अनब्रेकेबल पुस्तक किसके ऊपर है? तो ये है मैरी कॉम के ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अब अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो जो लोकमान्य तिलक थे यानी कि इनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक इनका नाम था। तो इन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक अखबार लिखा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था केसरी, ठीक है। अब ये अखबार किस में लिखा था? इन्होंने मराठी में लिखा था, ठीक है, मराठी में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो गया मराठी। और अब देखिए होम लीग, अब इन्होंने एक चीज़ की और स्थापना की थी, लोकमान्य जो तिलक थे उन्होंने एक चीज़ की और स्थापना की थी कि होम रूल आंदोलन हुआ था, एक हुआ था होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 में की थी इन्होंने। किसने की थी? लोकमान्य तिलक, यानी कि अपने जो बाल गंगाधर तिलक थे। और इनका नाम लाल बाल पाल में आता है, लाल बाल और पाल। अब ये तीनों आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि लाल और बाल और पाल कौन कौन है, इनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाल का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो इसको, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजरबैजान की राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी तो आप सभी को पता होगी, नहीं पता तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अब देखिए स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी, है स्टॉकहोम। उसके बाद अगर देखेंगे हम ये तिराना की बात करें तो तिराना किसकी राजधानी है? तो तिराना है अल्बानिया की, ठीक है, अल्बानिया। तो तिराना हो गई अल्बानिया की राजधानी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि जो अपनी कैनबरा है, कैनबरा राजधानी किसकी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए आपका जो एक क्वेश्चन है राजधानी से बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि कैनबरा किसकी राजधानी है। चलिए अब देखेंगे, हमारे हो चुके हैं सारे क्वेश्चन पूरे। अब हम देखेंगे अपने मैथ के क्वेश्चंस को। तो मैथ के क्वेश्चन में यहाँ पे आ चुके हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपके सामने, जो कि है हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3, फिर उसके बाद माइनस। तो देखिए 3, उसके बाद माइनस, फिर कोष्टक लगा है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब डिवाइड को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? तो 9 - 3 × 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो 12 हो जाएगा और 9 में से घट जाएगा, तो यहाँ पे 3 है ही। अब देखिए 3 - 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -3। अब देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 72 है। पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 1/8 गुना है। तो प्रथम संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो हमें इसमें जो 5 संख्याओं का औसत है, तो 5 संख्याएं माननी पड़ेंगी। जैसे हमने मानी कि 5 संख्याएं हैं A, B और C और D और E। तो 5 संख्याएं ये मान ली हमने। इनका औसत कितना है? औसत है इनका 72। तो इनका योग कितना होगा? योग हम कैसे निकालते हैं? 72 को गुणा 5 से कर देंगे, तो 72 × 5, तो इनका योग आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोल रहे हैं, तो पहले तो इनका योग निकाल लें तो कितना आ जाएगा? तो 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, यानी कि 360 आ जाएगा इनका योग, ठीक है। तो 360 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे 360। हमसे क्या कह रहे हैं? पहली 4 संख्याओं का योग
और का 1/8 गुना है पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं का योग का 1/8 गुना है। तो देखिए पहले तो हमें जो अन्य 4 संख्याएं हैं उनका योग निकालना पड़ेगा। तो अन्य 4 संख्याएं यानी कि b + c + d + e, इसका योग निकालेंगे तो a जो है अपना उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, -a हो जाएगा इधर। तो इनका योग है यहाँ पे। अब हमसे कह रहे हैं कि पहली जो संख्या है यानी कि a, पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 1/8 गुना है। तो अन्य 4 संख्याएं क्या है, 360 का यानी कि 360 - a इनका योग है और इसका 8 गुना 1/8 गुना है पहली संख्या। तो ये इक्वेशन बनेगी a बराबर 1/8, इस प्रकार से ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब देखिए 8 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो 8a हो जाएगा इधर। तो 8a हो गया, जैसे 8a यहाँ पे हो गया और इधर कितना था तो 36 यानी कि 360 - a। अब ये a इधर जाएगा तो 9a हो जाएगा और 360 चला जाएगा। अब 360 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 चौके 36 यानी कि 40। अब जो अपनी पहली संख्या आ गई a, तो a कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, तो a आ गई अपनी 40 और हमसे भाई पूछा जा रहा है कि पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या है 40, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बोल रहे हैं कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 600 है। यदि पहली संख्या का 6 सही 1/2% दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के समान है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें सबसे पहले तो इन दोनों का रेशियो टाइप का निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर दिया गया है हमें और हम रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए रेशियो निकालने के लिए जैसे बोल रहे हैं कि यदि पहली संख्या का यानी कि पहली संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लो y, बोल रहे हैं यदि पहली संख्या का 6 सही 1/2, तो यानी कि 6 दूनी 12 और 1 13/2, पहली संख्या का 13/2 किसके बराबर, 8 दूनी 16 और 1 17/2 के बराबर है, दूसरी संख्या के 17/2 के बराबर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो x/y का मान कितना आ जाएगा, तो x/y का मान आ जाएगा 17/13। अब ये देखिए इसका रेशियो आ गया है, अभी इसका रेशियो आ गया है। x तो मानेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने x मान चुके, तो इसका रेशियो k में मान सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, मतलब 17 और 13 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं कि इसका अंतर यानी कि 2 जो संख्याएं दी गई हैं उनके बीच का अंतर 600 है। और जब देखिए यहाँ पे अगर हम रेशियो का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 4k, तो 4 के बराबर हो जाएगा हमारा, 4 के बराबर हो जाएगा 600 के। ठीक है, अब उसके बाद 600 के जैसे ही हमने बराबर किया तो जहाँ से काटेंगे तो 15 चौके 60, 150 हो गया, तो k का मान आ गया 150। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या यानी कि 13k थी हमारी, तो 13k में यानी कि 13 गुणा 150, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो जब जैसे हमने इसका गुणा किया तो गुणा करने पर हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 1950। अब आ गई संख्या, अब ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं कि यदि a बराबर b का 5/4 और b बराबर c का 2/5, तो a अनुपात c ज्ञात करिए। ये अनुपात और समानुपात से है, तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस टाइप के बन सकते हैं आपके एग्जाम में भी। तो देखिए यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, तो a अनुपात 1 यहाँ पे दिया गया है कि a और b का, a बराबर है b का 5/4, तो b का 5/4 निकालेंगे तो b इधर आ जाएगा, तो a/b का मान कितना आ जाएगा, तो a/ जो b है उसका मान आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो a/b का मान आ गया 5/4 यानी कि a अनुपात b का मान आ गया 5/4। उसके बाद अगर हमसे देखिए यहाँ पर अगर सेकेंड स्टेप हमने पढ़ी, तो सेकेंड स्टेप हमने जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए हमने जैसे सेकेंड स्टेप देखी कि b, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हम सेकेंड स्टेप, तो a और b का जो रेशियो आया था वो कितना आया था, 5/4। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप देखी, तो सेकेंड स्टेप में b किसके बराबर है, b बराबर है 2/5 ऑफ c। तो यहाँ पे देखिए जब b और b/c का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a और c का निकालना है, तो a अनुपात b अनुपात c। तो a और b का कितना था पहले, तो 5/4 था, और उसके बाद b और c का कितना है, तो b और c का है हमारे पास 2/5। अब हमें क्या करना होता है, हम जैसे 2 इधर है तो 2 को इधर से खिसका देते हैं और 4 को इधर खिसका देते हैं, तो इसका रेशियो आ जाता है। तो हमें a और c का निकालना है, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा,
और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो जब रेशियो निकलेगा तो कितना आ जाएगा 1:2, 1:2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासापा 4 एवं उनका लासापा 1224 है। यहाँ पे दो संख्याओं का HCF 4 दिया गया है, LCM 1224 दिया गया है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हमें देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है LCM गुणा HCF बराबर होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो बस इस फॉर्मूले को लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो LCM हमारा कितना है 1224, ठीक है, 1224 इंटू 4 और बराबर में नंबर 2 निकालना है हमें। तो नंबर 1 का मान कितना है 72, ठीक है। अब ये 72 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, तो 1224 इंटू 4/72 और नंबर 2 का मान निकालना है हमें। तो 72 को जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 चौके 72 होता है, ठीक है। 4 से जब डिवाइड किया इसको तो 18 बार जाएगा। अब 18 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो 18 से जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे जाने वाला है, तो यहाँ पे जब 18 से डिवाइड होगा तो 68 आएगा। तो 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 68 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पंखा 600 रुपये के लिए बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। तो 20% का मुनाफा कमाने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए जैसे अगर आप लोग 600 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हो तो आपको 10% की हानि हो रही है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे सबसे पहले तो हम। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए CP का 10% की हानि पे बेचा, यानी कि 90% में उन्होंने बेच दिया है उस चीज़ को। और उसके बाद कितने में बेचा है, यहाँ पे 600 रुपये में। तो CP हमारा कितना आ जाएगा, तो CP आ जाएगा 600 इंटू 100/90। अब हम इसको काट भी सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे काटेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमसे अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20% का मुनाफा कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचेंगे पंखे को। तो 20% का मुनाफा किस पे कमाएंगे, क्रय मूल्य पे कमाएंगे। अब क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया है, ये आ गया है। इस पे 20% यानी कि 120/100, तो इस पे 20% का मुनाफा ये होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 से ये 100 चला जाएगा। अब देखिए 3 त्रिक के 9 होता है और 3 चौके 12, तो ये कट गया। अब ये 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। और 200 इंटू 4, तो 200 इंटू 4, तो 200 इंटू 4 कितना आ जाएगा 800। मतलब जो उसको 20% के लाभ पर, यानी कि 20% के मुनाफे कमाने के लिए उस पंखे को 800 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 800 रुपये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हो गया 800 रुपये राइट आंसर। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपना आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि यदि एक अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चलने पर एक आदमी अपने सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट बाद कार्यालय पहुँचता है, तो उसके कार्यालय तक पहुँचने का सामान्य समय कितना था। तो सबसे पहले तो देखिए हमें कार्यालय तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी को मान लो आप लोग डिस्टेंस कितनी है, D मान लो, ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्मल गति से चले तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय, ठीक है। अब देखिए दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी हो जाएगी, चाल को मान लो स्पीड, चाल को स्पीड मान लिया, और समय को क्या मान सकते हैं आप लोग, समय को T मान सकते हैं। तो ये हो गया आप जो अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद देखिए भाई हमसे कहा जा रहा है कि जो अपनी 3/4 गति से, यानी कि जो स्पीड है उसकी 3/4 गति से चल रहे हैं, तो कितने के टाइम से ज़्यादा लग रहा है। तो पहले T लगता था, अब T+20 लग रहा है, लेकिन उतनी ही दूरी चल रहे हैं, तो J भी D के बराबर हो जाएगा। और हमारा D के बराबर क्या था, एक था S इंटू T। तो देखिए L यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हैं D और D के, तो इन दोनों को भी बराबर कर देंगे, ठीक है। जैसे तो S इंटू 3/4 इंटू T+20, ठीक है। T+20 यहाँ पे है और उसके बाद S इंटू T यहाँ पे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो S से यहाँ पे S कट जाएगा, ठीक है। S से S काट दिया हमने, तो और यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3T+60 आ जाएगा। 3T+60/4 इक्वल टू कितना था, इक्वल टू में T था। अब देखिए T यहाँ पे जब 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3T+60 इक्वल टू 4T।
तो यहाँ पे एक का जब यहाँ पे जब चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1t, यानी कि t का मान कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा 60, यानी कि जो पहले समय लगता था नॉर्मल चाल से चलने में 60 मिनट का समय लगता था। ठीक है, तो 60 मिनट का समय हो गया। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखते ही बनना चाहिए आपको। जब हमसे वर्ग की बात की जाए तो वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। तो a√2 हमें दिया गया है 4√2। तो ठीक है, तो 4√2 से √2 कट गया तो a का मान यहाँ पे आ गया 4। तो जैसे ही a का मान 4 आया तो हमसे अगर किसको कुछ भी पूछ सकता है वो, तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², यानी कि a का मान कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16। तो 16 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 16 ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अब रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग में आपके 14 से 15 क्वेश्चंस रहते हैं लगभग। तो देखिए पहले में यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो सबसे पहले 136 और 10, उसके बाद 547 और 16, और यहाँ पे 8, 7, 9 और 24, और यहाँ पे 781 और 15। देखिए जब इसमें लॉजिक लगते हैं तो क्या लगता है, देखिए इसका लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि जब इसको ऐड कर रहे हैं 1 + 3 + 6 को ऐड किया जा रहा है तो कितना बन रहा है, 3 और 1 4 6 10 बन रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद अगर 547 को देखें तो 5 + 4 + 7, तो 5 और 4 9, 9 7 होते हैं 16, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर थर्ड वाला ऑप्शन देखें तो 8 + 7 + 9, तो कितना होगा, 8 और 7 हो जाएंगे 15, 15 9 हो जाएगा 24, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब जो ऑप्शन डी बचा है वो है राइट आंसर। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 7 + 8 + 1 बराबर कितना होगा, 7 और 8 15 और 1 16 होना चाहिए। इन्होंने कितना लिखा है 15, तो इस वजह से ये हो गया गलत। ठीक है, तो विषम हो गया यही वाला ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे ए एम का संबंध किससे है, एफ और आर से है। जिस प्रकार से ए और एम को क्या लिख रहे हैं, एफ और आर, तो उस प्रकार से एल और क्यू को क्या लिखेंगे, तो ये हमें बताना है। देखिए ए आता है अपना फर्स्ट नंबर पे, एफ आता है अपना 6 नंबर पे। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा तो हमने आया 5। वैसे ही यहाँ पे 13 नंबर पे एम आता है और 18 नंबर पे आर आता है, तो यहाँ पर भी 5, मतलब इनमें 5 5 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एल आता है जैसे अपना 12 पे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल आता है अपना 12 पे, तो 12 में कितने जोड़ेंगे 5, तो 12 5 17 हो जाएगा, तो 17 पे आता है क्यू। अब हमें क्यू फर्स्ट में देखना चाहिए, तो क्यू हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में केवल फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें जिसका संबंध पहले जोड़े के समान है। देखिए मधुमक्खियों को स्वर्म जिस प्रकार से संबंध है, मधुमक्खियों का संबंध स्वर्म से, तो बिल्ली के बच्चे का संबंध किससे है, तो बिल्ली के बच्चे, देखिए मधुमक्खी जो होती हैं वो स्वर्म में रहती हैं, उनके रहने का स्थान है, उनके रहने का स्थान क्या है, स्वर्म है। ठीक है, रहने का स्थान नहीं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों का जैसे समूह बोल सकते हो आप लोग, समूह। तो मधुमक्खियों का जो समूह होता है उसको कहते हैं स्वर्म। उसी प्रकार से अगर बिल्ली के बच्चे का देखें तो बिल्ली के बच्चों का समूह क्या होता है, तो बिल्ली के बच्चे को समूह को कहते हैं लिटर। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है और हार्ड भी नहीं बन रहा है और प्राइड भी नहीं बन रहा है, तो वैसे ही लेटर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं ये है कोडिंग और डिकोडिंग से। इसमें बोला जा रहा है हमसे, जब एक कोट भाषा में सेक्रीफाइस को इन्होंने क्या लिखा है 8732। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, SACRIFIC और E। तो सेक्रीफाइस को इन्होंने लिखा है 8732141135। तो सेक्रीफाइस को इस प्रकार से लिखा है और हमसे पूछा जा रहा है स्केयर को क्या लिखेंगे। तो स्केयर में देखिए सबसे पहले SCARCE, तो स्कार्स का देखना है, हमें स्कार्स का देखना है। तो स्कार्स देखिए एस यहाँ पे 8 दिया गया है, तो 8 यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद
यहाँ पे ई का मान कितना दिया गया, तो ई का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, तो 5 होना चाहिए। लास्ट में शुरू में 8 और आखिरी में 5। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन चला गया, इसमें आखिरी में 5 नहीं है, और ये वाला भी चला गया और ये वाला भी चला गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो बचता है, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 837235। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अपना जो दिशा और दूरी चैप्टर है वहाँ से, इसमें बोला जा रहा है कि विराट उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से संबंध में किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आसान तरीके से करेंगे बिना चित्र बनाए। तो बिना चित्र बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको नॉर्थ, फिर उसके बाद ईस्ट, फिर उसके बाद साउथ, फिर उसके बाद वेस्ट, ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद हमसे बोल रहे हैं कि नॉर्थ दिशा में कितना चल रहा है, उत्तर की दिशा में चला है 6 किलोमीटर। उसके बाद दाएँ मुड़ा है, यानी कि अब नॉर्थ का दाएँ, जैसे आपकी ये सारी दिशाएँ होती हैं, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। तो नॉर्थ का दाएं होता है ईस्ट, तो ईस्ट दिशा में कितना चला है 8। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं फिर से कौन सा हो जाएगा, इसका दाएं हो जाएगा दक्षिण, और दक्षिण दिशा में चला है 12। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो पश्चिम की ओर इधर चला गया, तो पश्चिम में कितना चला है 8। अब देखिए हमें क्या करना होता है, इसको माइनस कर देना होता है। जैसे ईस्ट को वेस्ट में से माइनस करते हैं, या फिर वेस्ट को ईस्ट में से माइनस करते हैं, और नॉर्थ को साउथ में से, या फिर साउथ को नॉर्थ में से। तो जैसे हमने ईस्ट और वेस्ट को देखा तो ये 8 और 8 कट गए, दोनों ये दोनों कट गए। उसके बाद देखिए जब इसको और इसको देखा तो इसमें से जब साउथ में से नॉर्थ जाए तो 6 बचेगा, और किस दिशा में बचा है, तो यहाँ पे साउथ बचा है, SOUTH, साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा भी जा सकता है कि कितनी दूरी पर है, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर केवल दक्षिण हो जाएगा। अगर हमसे दूरी पूछी जाती तो हम दूरी भी बता देते, तो दूरी हो जाती 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो आपको जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है उसको बताना है कि क्या रखा जा सकता है। तो देखिए इसमें जो लॉजिक लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम 18 के बाद उन्होंने किया है 324, तो 18 का जब स्क्वायर करके देखते हैं तो स्क्वायर आता है 324। पहली स्टेप में इन्होंने स्क्वायर किया है, और दूसरी स्टेप में इन्होंने क्या किया है, 18 उसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चला रहे हैं। उसके बाद 22 का स्क्वायर 484, और उसका जो आधा होता है 22 का 11 होता है। तो उसी प्रकार से 14 का स्क्वायर 196, और 14 का आधा कितना होगा, 14 का आधा होगा 7। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपको पंक्ति में बताना है कि टोटल, यहाँ पे देखिए टोटल दिए गए हैं 80 व्यक्ति एक पंक्ति में। उसके बाद कह रहे हैं कि ए पंक्ति के बाईं ओर है, बाईं ओर से 50वें स्थान पर है, और बी पंक्ति के दाईं ओर से 35वें स्थान पर है। तो ए और बी के बीच में टोटल जो व्यक्ति हैं वो बताइए। सबसे पहले देखिए कि क्या करेंगे, तो ए जैसे है हमारा बाईं ओर से लेफ़्ट साइड से 50वां, और बी है हमारा राइट साइड से 35। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये हमारा जैसे दाएं साइड से बाएं साइड से यानी कि लेफ़्ट साइड से 50वां है, और बी की बात करें तो बी है हमारा राइट साइड से 35वां। और बोल रहे हैं कि टोटल अपने पास 80 व्यक्ति हैं। टोटल जब 80 व्यक्ति हैं, जब इनको ऐड करें तो कितना आ रहा है, 85 आ रहा है, 85 आ रहा है। तो 5 लोग एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो 5 लोग एक्स्ट्रा किस प्रकार से हो रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग होने चाहिए। तो सबसे पहले तो 5 भी ऑप्शन में है, लेकिन 5 आंसर नहीं है इसका, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में पूछा जा रहा है। जैसे ये 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो 2 तो यही हो गए, तो 1 2 3 ही तो बचेंगे, क्योंकि 5 लोग एक्स्ट्रा हैं। तो 5 लोग में से 3 लोग इनके बीच में हैं, और 2 ये लोग अगल बगल में बैठे हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं। यही हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग बैठे हैं, बिल्कुल यही आंसर होगा इसका। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होना चाहिए, समान है।
तो जब देखेंगे हम कि वर्ष 2008, तो वर्ष 2008 है हमारा लीप ईयर। अब हम लीप ईयर को कैसे पता करते हैं, तो लीप ईयर में सबसे पहले पता करने के लिए उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से इसमें अगर पूरा डिवाइड चला जाता है तो हमारा हो जाता है लीप ईयर। तो अगर लीप ईयर होता है जैसे, तो लीप ईयर में कितने साल बाद कैलेंडर वो क्या होता है फिर से मतलब रिपीट होता है। तो 28 जैसे अपना 2008 है तो 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2008 का कैलेंडर होगा रिपीट 28 साल के बाद। यानी कि देखिए लीप ईयर जब आ जाए, आपसे पूछा जाए लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो लीप ईयर का कैलेंडर होता है 28 साल के बाद। तो जैसे हम 2008 में 28 को ऐड करेंगे, तो 2008 में 28 को ऐड किया तो कितना आया 36। तो 2036 का कैलेंडर होगा बिल्कुल सेम टू सेम 2008 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं कि गुणा का यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं प्लस से, और डिवाइड का मतलब है यहाँ पे माइनस से, और प्लस का मतलब है डिवाइड से, तथा माइनस का अर्थ है किससे, यहाँ पे गुणा से। तो निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुणा है फर्स्ट स्टेप पे, तो गुणा का मतलब है यहाँ पे हमारा प्लस, उसके बाद 4, उसके बाद जो प्लस है उसका मतलब डिवाइड है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, और जो डिवाइड है उसका अर्थ क्या है -2, और उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस का अर्थ हमें यहाँ पे दिया गया है गुणा, यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के तरीके से, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इधर +6 है ही। तो यहाँ पे जब +6 और -6 कट गया तो बचा कितना, केवल 2। तो जो 2 बचा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से। तो सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आपका एक अच्छा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से अगर बन जाए क्वेश्चन तो इसमें 10 से 15 सेकंड देने हैं पहले आपको, और 10 से 15 सेकंड में अगर आपका बनता है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो इसको आप लोग छोड़ के चले जाएँ बाद के लिए, मतलब बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग इसमें ज़्यादा टाइम दे देते हो तो और क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचता है। तो देखिए यहाँ पर A, B और C और D और F और G, तो 7 लोग यहाँ पे बैठाए गए हैं उत्तर की दिशा की ओर मुख करके। तो 7 लोगों की हम पंक्ति बैठा रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है जैसे 7 लोगों को हमने बैठाया एक लाइन में, तो 7 लोग जैसे ही बैठ गए उसके बाद कहे जा रहे हैं हमसे कि कोई भी 2 बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं बैठेंगे, जैसे A और B साथ में नहीं बैठेंगे, या फिर B और C ऐसे करके, तो ये ऐसे साथ में नहीं बैठेंगे। तो उसके बाद अगली स्टेप में क्या कहा जा रहा है हमसे, तो अगली स्टेप में जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगली स्टेप में हमसे कह रहे हैं कि A और B के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो A और B के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ पर A को मान लिया, A को मान लिया यहाँ पर हमने, ठीक है। तो A और B के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर B आएगा हमारा, माना है अभी हमने, अभी हमें कन्फर्म नहीं है कि कौन सा हमारा सही है या फिर गलत है। उसके बाद देखिए अगर हमने अगली स्टेप पढ़ी कि A F के दाईं और दूसरे स्थान पर है, A F के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो F जो इधर हो जाएगा और इसके दाईं और 1 और 2, तो मतलब हमारा बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि A हमारा यहीं पे आएगा और F हमारा यहीं पे आएगा। तो A हो गया F के दाईं और दूसरे स्थान पर, जो D के निकटतम बाईं ओर बैठा है, जो मतलब यहाँ पे जो होता है, जो शब्द बताता है सेकंड वाले को, यानी कि ऑब्जेक्ट को, तो F है D के दाएं निकटतम, तो D के बाएं निकटतम F है, तो D आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे 4 लोग बैठ गए। अब उसके बाद कह रहे हैं कि G C के दाईं और दूसरे स्थान पर है, C के दाईं और दूसरे स्थान पर है कौन सा, C के दाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ पे बैठा है G। तो C जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, तो इसके दाईं और 1 1 2, तो यहाँ पे G आना चाहिए। अब बचा कौन सा हमारा, तो बचा है केवल एक ही E, तो ये E हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी F D A C E फिर G फिर B, तो इस प्रकार से जो बैठने की व्यवस्था है इन लोगों की बन जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हम वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले कि क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमने कि C के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो C के बाएं और दूसरे स्थान पर देखिए 1 2, तो C के बाएं और दूसरे स्थान पर यहाँ पर है D, तो D वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर C, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C के बाएं और दूसरे स्थान पर क्या है D। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अब आ चुकी है हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आप लोग मान के चलें।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़े से। अब इसको सॉल्व करते थोड़ा इसको जूम करके अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें एम को क्या किया है इन्होंने, क्लॉकवाइज घुमाया है। क्लॉकवाइज घुमाया है, कितने डिग्री घुमाया है, 90 डिग्री घुमाया है क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद देखिए एम यहाँ पे सेकंड से थर्ड स्टेप में जाने के लिए एम जैसा का तैसा ही रहा है, लेकिन एन को यहाँ पे घुमा दिया है इन्होंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री। फिर उसके बाद ये एम था अपना, एम और एन इन दोनों को एक जैसी पोजीशन रखी है, लेकिन जो ओ था अपना, ओ को क्या कर दिया है, ओ को भी क्लॉकवाइज घुमाया है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ओ तो जैसे गोला है, उसको कैसे भी घुमाओ तो वो सेम ही रहेगा। तो उसके बाद जो स्टेप आएगी हमारी, मतलब अब तीनों एक जैसे ही रहेंगे, एम एन ओ तीनों एक ही रहेंगे। अब उसके बाद जो पी है हमारा, पी रहेगा क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब अभी पी ऐसा है तो पी ऐसा घूम के कैसा आ जाएगा, तो जो अपना पी ऐसा हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि पी हमारा ऐसा किस में है, तो ऑप्शंस देखते जाएंगे और एलिमिनेट करते जाएंगे। तो जैसे हमने देखे ऑप्शन नंबर 4, तो इसमें पी ऐसा ही है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर अगर सेकंड देखा तो इसमें ऐसा है, लेकिन हमें चाहिए कैसा, ऐसा चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देखा हमने, तो इसमें देखिए यहाँ पर ऐसा बना रहे हैं, हमें चाहिए ऐसा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको सारे। अब देखिए यहाँ पे इसको जूम किया थोड़ा हमने, और देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली से दूसरे स्टेप में जाने के लिए इन्होंने घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब ये इधर था इधर हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद देखिए ई भी अपना एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। उसके बाद देखिए तीर भी अपना एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। उसके बाद एम, तो एम भी अपना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एम भी अपना एंटी क्लॉकवाइज घूमा। एस है, एस भी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो एम अपना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब एम ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ई टाइप का थोड़ा है, तो ऐसा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऐसा किस ऑप्शंस में है। तो सबसे पहले देखेंगे हमने ऑप्शन देखे, सबसे पहले तो एक तो ये और एक ये, तो ये दोनों तो हमारे चले गए वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे जो अब हम देखते हैं कि सारे के सारे में नई चीज़ आ रही है, जैसे इसमें ई आई है, इसमें तीर आ गया, तो इसमें एस आ गया, इसमें एम आ गया। तो अगले स्टेप में जो नई चीज़ आएगी, तो यहाँ पर तो खाली इन्होंने तीर बना दिया है, तो तीर तो पुराना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो थर्ड वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो इसके भी मैं ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब इसको जूम करके थोड़ा अच्छे से करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसको जूम किया और इसके बाद देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने किया है पहले तो गुणा, उसके बाद डिवाइड, फिर प्लस। तो इसके बाद इन्होंने अगली स्टेप में जाने के लिए क्या किया है, इन्होंने इसकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, मतलब ये जो था यहाँ पे पहुँचा दिया है और ये यहाँ पे पहुँच गया है। मतलब जो गुणा था अपना इधर आ गया है और जो डिवाइड था वो अपना इधर आ गया है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। और अपना जो प्लस था उसी स्थान पे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है इन्होंने, जो अपना प्लस था और गुणा था इसकी पोजीशंस को चेंज किया है, जैसे गुणा यहाँ पे चला गया और प्लस इसके स्थान पे आ गया, और जो अपना डिवाइड था वो वाला अपनी जगह पे ही रहा है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है थर्ड स्टेप में जाने के लिए। तो थर्ड स्टेप में जाने के लिए देखिए जहाँ पे इन्होंने जैसे थर्ड स्टेप में गए हम, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस तो यहाँ पे था और यहाँ पे हो गया, थर्ड से फोर्थ में गए, तो थर्ड से फोर्थ में ये प्लस जहाँ पे था तो यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद जो अपना डिवाइड था वो यहाँ पे पहुँच गया और ये वाली चीज़ यहीं पे रही। अब अगली जो स्टेप आएगी, अगली स्टेप में हमारा जो गुणा है और जो डिवाइड है ये आपस में पोजीशंस को चेंज करेंगे। तो जो डिवाइड है वो अपना इधर आ जाएगा, मतलब डिवाइड आएगा अपने कॉर्नर पे, उसके बाद यहाँ पे गुणा आएगा और जो प्लस है वो यहाँ पे रहेगा। तो इस प्रकार से जो अपनी पोजीशन बननी चाहिए, इस प्रकार से अब देखेंगे हम कि किस ऑप्शंस में है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया है हमें, फर्स्ट ऑप्शन ही, हमें और ऑप्शन भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया, क्योंकि देखिए गुणा यहाँ पे आ गया है और हमारा डिवाइड भी यहाँ पर है और प्लस भी यहाँ पर ही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को भी सारे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अब इसके बाद देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो था प्लस के बाद यहाँ पे आया है एक सर्किल और उसने अपनी जगह चेंज कर दी, मतलब इस लाइन में था वो इस लाइन में पहुँच गया है, फिर थर्ड स्टेप में इस लाइन में पहुँच गया है, फिर फोर्थ स्टेप में इस लाइन में पहुँच गया है। फिर अगली जो स्टेप आएगी तो इस लाइन में आएगा, मतलब इस लाइन में ऊपर के साइड,
लेकिन अगली स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे 2 एक और बढ़ गई है, यहाँ पे तीसरी स्टेप में 3 हो गए हैं, चौथी स्टेप में 4 हो गए हैं और पाँचवीं स्टेप में 5 होने चाहिए। ठीक है, तो 5 अब हम देखेंगे कि किस ऑप्शंस में है। तो 5 तो हैं यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस में, लेकिन हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए सारे के सारे क्रम चल रहे हैं इनके। देखिए यहाँ पर पहले प्लस था तो 0 था, फिर उसके बाद स्टार, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉलर। तो इसके बाद जो अगली संख्या आएगी यहाँ पर ऐसे ही आएगी। तो प्लस और जो सर्किल है, फिर उसके बाद स्टार है, फिर उसके बाद डॉलर है, फिर उसके बाद क्या है, परसेंटेज। ये अब क्रम चलेगा इसमें। तो क्रम देखेंगे हम किस में है, तो प्लस, उसके बाद सर्किल, प्लस और सर्किल किस में आ रहा है, प्लस और सर्किल, फिर उसके बाद स्टार। तो प्लस सर्किल और स्टार। देखिए जो अपना सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो गया, क्योंकि प्लस और सर्किल यहाँ पे दे दिया इन्होंने डॉलर, जबकि हमें चाहिए था स्टार। तो ये वाला गलत हो गया। और जो बचा है हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 4th वाला, प्लस सर्किल स्टार डॉलर और परसेंटेज, मतलब ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा कुछ इस प्रकार से तीर है, दूसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने, इस प्रकार से यहाँ पे कर दिया है तीर को। तो मतलब जो तीर है अपना क्लॉकवाइज घुमा है कितने डिग्री, पहले में घुमा है 45 डिग्री। ठीक है, फिर अगले स्टेप में जब हम गए दूसरे से तीसरे स्टेप में जाने के लिए, तो जब इस प्रकार से था तो इस प्रकार से हो गया, तो 90 डिग्री घूम गया ये, इस प्रकार से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 छोड़ा 2 छोड़ा, या फिर तो आप लोग जब आप लोग अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आता है तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने एक भी नहीं छोड़े हैं, तो पहले में तो इन्होंने बस यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया है, एक छोड़ दिया है। ठीक है, तो एक छोड़ दिया है और यहाँ पे कर दिया है। और थर्ड जो अगली स्टेप है इसकी, तो यहाँ पे 2 छोड़ दिए हैं और यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, उसके बाद अब जो चौथी स्टेप आएगी तो 3 छोड़ने पड़ेंगे इसको, 1 2 3, तो यहाँ पे बनना चाहिए, तो बिल्कुल बना है। तो मतलब ये लॉजिक हमारा लग गया। अब इस पे इसके आधार पर आगे कर सकते हैं। जैसे हमने अब 3 छोड़े थे अभी, अब हम कितने छोड़ेंगे, 4। तो 1 2 3 4, तो 4 हमने छोड़ दिया। अब बनना चाहिए हमारा इस साइड, मतलब जो हमारी पश्चिम दिशा है उसकी तरफ तीर बनना चाहिए हमारा। अब देखेंगे हम ऑप्शन कि ऑप्शन किस में है। तो पश्चिम दिशा की ओर तीर हमें दिख रहा है केवल ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है केवल और केवल, तो ये वाला हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका राइट आंसर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में। तो आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशनल मिलता है मुझे भी वीडियो को बनाने में आपके लिए। तो ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।